Hello, beautiful people. I hope you're all fine and doing well. This is Umair and welcome back to my channel. तो यार आज मैं जिस वीडियो का रिएक्शन करने वाला हूँ उसका नाम है हाउ इंडिया बिकेम द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है। और ये स्टडी आई क्यू एजुकेशन चैनल की तरफ से ये वीडियो बनाई गई है। और वी ऑल नो यार कि इंडिया जो है ना, इंडिया की जो मेडिकल इंडस्ट्री है वो भी बहुत एडवांस है। इंडियन डॉक्टर्स जो हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड जो हैं वो बहुत फेमस हैं, और इंडिया में जो मेडिकल टूरिज़्म है ना वो भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है। तो चलें कुछ और फैक्ट्स जानते हैं, ये वीडियो देखते हैं और कुछ और फैक्ट्स जानने की कोशिश करते हैं कि इंडिया जो है वो दुनिया की जो है ना फार्मेसी किस तरह बना। अभी रिसेंटली कोरोना के दरमियान भी हमने देखा कि इंडिया की जो जो जिसे कहते हैं ना फार्मेसी कंपनीज़ हैं, या तो इंडिया का जो सीरम इंस्टीट्यूट है, ठीक है, तो किस तरह उसने भी एक रोल प्ले किया दुनिया के अंदर जो वैक्सीन्स जो हैं उसको बनाने का और उसको एक्सपोर्ट करने का। ठीक है। तो इंडिया से बिलियंस ऑफ वैक्सीन्स भी मैन्युफैक्चर होके जो है ना बन के दूसरे कंट्रीज़ में और फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर गई। तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ये भी। ठीक है। तो चलिए वीडियो देखते हैं और फिर रिएक्शन देते हैं आपको साथ साथ। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों आज हम इस बात पे चर्चा करेंगे कि कैसे कई सालों के डेवलपमेंटल चैलेंजेस को फेस करने के बावजूद इंडिया आज फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बन के उभरा है। आखिर ऐसा क्या हुआ जिसके चलते कोविड पैंडेमिक के बाद पूरी दुनिया की नजर और आस इंडियन फार्मा सेक्टर पर टिकी रही फॉर यस। अफोर्डेबल वैक्सीन्स। इसलिए आज की कहानी कुछ ऐसे इंडियन फार्मा कंपनीज की भी है जिन्होंने पावरफुल मल्टीनेशनल फार्मा की मोनोपोली को डिस्ट्रॉय कर न सिर्फ इंडिया को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बनाया, बल्कि दुनिया भर के गरीब और पिछड़े देश के लोगों को राइट टू लाइफ प्रोवाइड किया। दोस्तों ये कहानी इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अफोर्डेबल हेल्थ केयर एक ऐसी ह्यूमन नीड है जिसे इंश्योर करना दुनिया भर के गवर्नमेंट्स के लिए एक चैलेंजिंग टास्क है। ये बिल्कुल। समस्या तब और ज्यादा बढ़ जाती है जब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में अनकंट्रोल्ड प्रॉफिट मोटिव के साथ कई फार्मा जायंट्स खुद के पेटेंटेड प्रोडक्ट्स द्वारा अपनी मोनोपोली को क्रिएट करना शुरू करते हैं। एटलीस्ट 1950s और 1960s तक तो इंडिया में भी यही सिचुएशन थी, जहां वेस्टर्न मल्टीनेशनल फार्माज ने अपनी मोनोपोली स्टैब्लिश करके रखी थी। लेकिन फिर इंडियन फार्मा इंडस्ट्री में एक ऐसा रिवॉल्यूशनरी बदलाव आया कि इन मल्टीनेशनल कंपनीज का डोमिनेंस खत्म होने लगा। इंडिया से सीख लेते हुए 1980s में यूएस ने भी फिर कई ऐसे लॉज लाए जिन्होंने बिग फार्मास के डोमिनेंस को काउंटर कर हेल्थ को अफोर्डेबल बनाने का प्रयास शुरू किया। लेकिन ये पूरा एफर्ट मेनली इंडिया में सक्सेसफुल हुआ और आज वो दुनिया का लीडिंग ड्रग और वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि आखिर इंडिया फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बना कैसे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। बहुत दोस्तों इंटरेस्टिंग इंडियन वीडियो होने फार्मा वाली। रेवोल्यूशन का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है इंडियन पेटेंट्स एक्ट 1970, जिसने द पेटेंट्स एंड डिजाइन एक्ट 1911 को रिपील कर पेटेंट लॉस को रिलैक्स किया। इंडिया में 1950s और 1960s तक ग्लोबल फार्मा जायंट्स का ही डोमिनेंस था, जो पेटेंट लॉस को यूज कर मैसिव प्रॉफिट्स अर्न कर रहे थे। हेल्थ एक ह्यूमन राइट इशू है, जहां ये जरूरी है कि प्रॉफिट मोटिव्स के लिए ह्यूमन राइट का हनन ना हो। लेकिन कहीं ना कहीं 1911 के पेटेंट एक्ट द्वारा यही हो रहा था और गरीब लोगों के लिए मेडिसिन खरीद पाना अफोर्डेबल नहीं था। दोस्तों हमारे फार्मा मेरिकल की कहानी की शुरुआत होती है 1935 में। जी हाँ, ब्रिटिश इंडिया का दौर था जब महात्मा गांधी के फॉलोअर ख्वाजा अब्दुल हमीद नाम के एक स्टॉन्च नेशनलिस्ट, एंटी इंपीरियलिस्ट फ्रीडम फाइटर और साइंटिस्ट ने मुंबई में केमिकल इंडस्ट्रियल एंड फार्मास्यूटिकल लेबोरेटरीज यानी सिप्ला को फॉर्म किया। सिप्ला बाकी की कंपनी से इसलिए अलग थी क्योंकि इसका मोटिव शुरुआत से ही गांधीयन आइडिया पर बेस्ड था, जहां वो गरीबों को अफोर्डेबल रेट्स पर मेडिसिन देना चाह रही थी। ये काम उसने वर्ल्ड वॉर 2 के समय भी किया, जब वॉर रेवेज्ड बर्मा और बाकी के साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में उसने मलेरिया, डिसेंट्री और डायरिया के ड्रग सप्लाई किए। खैर कुछ 3 दशक के बाद 1961 में सिप्ला की असली कहानी शुरू होती है, जब अब्दुल हमीद के बेटे यूसुफ हमीद कैम्ब्रिज से अपनी पीएचडी खत्म कर इंडिया में आते हैं और सिप्ला को लीड करते हैं। सोर्सेज बताते हैं कि एमएनसी जायंट्स की मोनोपोली के खिलाफ असली लड़ाई यूसुफ ने ही छेड़ी और उन्होंने कई और इंडियन फार्मास के साथ मिलकर इंडियन गवर्नमेंट को 1911 के पेटेंट एक्ट को रिपील करने की मांग की। इस एफर्ट के चलते इंडियन पेटेंट्स एक्ट 1970 पास किया गया। नए एक्ट के हिसाब से पेटेंट लॉस को रिलैक्स कर दिया गया और शुरू हुआ इंडियन फार्मा का रिवॉल्यूशन। नए एक्ट के बेनिफिट्स उठकर इंडियन फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स उन ड्रग के लो कॉस्ट जेनरिक वर्जन को बनाने में सफल हुए जो बाकी कंट्रीज में
पेटेंटेड थे। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल्स है HIV ड्रग्स, जिसका नाम है जिडोवुडाइन, और लाइफ सेविंग कैंसर ड्रग इमैटिनिब, जिन्हें इंडियन कंपनीज ने रिजर्व इंजीनियरिंग से बनाया विद इन अ फ्यू ईयर आफ्टर देयर US लॉन्च। 1999 में WHO ने अनाउंस किया कि HIV एड्स अफ्रीका में नंबर 1 किलर है। इसके बाद दुनिया भर के बिग फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने $10,000 पर ईयर के पेटेंट के लिए चार्ज करना शुरू किया, जो मिलियंस के लिए अनवायबल और अनअफोर्डेबल हो गया। लेकिन 2001 में न्यूयॉर्क टाइम्स में एक रिपोर्ट छपी, टाइटल था इंडियन कंपनी ऑफर्स टू सप्लाई एड्स ड्रग्स एट लो कॉस्ट इन अफ्रीका। ये कंपनी थी सिप्ला, लेड बाय यूसुफ हमीद, जो लाखों करोड़ों लोगों के जीवन में एक मसीहा बनकर सामने आए। सिप्ला ने HIV पेशेंट्स को 99% कॉस्ट रिडक्शन के साथ HIV ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराया। जो दवाई $10,000 में बिक रही थी, उसकी कॉस्ट अब $400 थी। सिप्ला द्वारा इनिशिएटेड एफर्ट्स के बाद बाकी की इंडियन जेनरिक ड्रग कंपनीज ने भी अपने चीपर ड्रग से अफ्रीका में हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स लाइफ को सेफगार्ड किया। आज ये बात वाइडली एक्सेप्टेड है कि बिना इंडियन फार्मा कंपनीज जैसे सिप्ला, सन फार्मास्यूटिकल, रैनबैक्सी, डॉक्टर रेड्डीज और डारजानो और स्मॉल कंपनीज के आज कई अफ्रीकन कंट्रीज में अपने पब्लिक हेल्थ चैलेंजेस के साथ डील नहीं कर पाते। दोस्तों, इसी हिस्टोरिकल फैक्टर के चलते आज इंडिया अफोर्डेबल HIV ड्रग्स का लीडिंग ग्लोबल सप्लायर है। इस दौर में HIV के अलावा ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया, हेपेटाइटिस C और ड्रग्स फॉर नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस के भी प्रोडक्शन रैपिडली इंडिया में हुए विद अ प्राइस रिडक्शन ऑफ ओवर 99%। ये ड्रग्स पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स के क्रिटिकल एस्पेक्ट्स भी बने और इंडियन पॉपुलेशन के साथ साथ दुनिया के कई और गरीब देश के लोगों का राइट टू हेल्थ सिक्योर हो पाया। मेडिसिन के अलावा आज इंडिया लो कॉस्ट वैक्सीन का भी वन ऑफ द बिगेस्ट सप्लायर है टू कंट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड। जब लार्ज मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनीज हेपेटाइटिस B वैक्सीन की मोनोपोलीज बना रहे थे, तब इंडिया पहला ऐसा देश था जिसने ये वैक्सीन लो कॉस्ट में दुनिया भर के लोगों को प्रोवाइड की। इसके अलावा आज इंडिया वो देश है जहां लार्जेस्ट नंबर ऑफ US FDA कंप्लाइंट फार्मास्यूटिकल प्लांट्स हैं, जो फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट एफर्ट्स को ऑगमेंट करने में मदद करते हैं। कई एस्टिमेट के हिसाब से तो दुनिया के 65% बच्चे एटलीस्ट एक इंडियन मैन्युफैक्चर्ड वैक्सीन रिसीव करते हैं। अपने इस हिस्टोरिकल डोमिनेंस के चलते आज इंडिया कोविड-19 वैक्सीन के लिए भी वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर्स बन चुका है। ये केवल इसलिए पॉसिबल हो पाया है क्योंकि इंडिया के पास आज वर्ल्ड क्लास रिसर्च और डेवलपमेंटल फैसिलिटीज के साथ साथ हाईली क्वालिफाइड मैन पावर है। गवर्नमेंट सपोर्ट भी क्रूशियल फैक्टर है, जहां कई पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को इंडियन गवर्नमेंट ने एक्टिवली सपोर्ट प्रोवाइड किया। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया आज दुनिया का लार्जेस्ट वैक्सीन मैन्युफैक्चरर भी है, जो आज कोविशील्ड को दुनिया भर में एक्सपोर्ट कर रहा है। इंडियन मैन्युफैक्चरर्स ने पिछले कुछ महीनों में जिस तरह से अपने प्रोडक्शन को मल्टीप्लाई किया है, वो काबिले तारीफ है। एक्सपेक्टेशंस हैं कि इंडिया लगभग 30 करोड़ शॉट्स मंथली मैन्युफैक्चर कर रहा होगा। ये इतना मैसिव सप्लाई है कि न सिर्फ डोमेस्टिक बल्कि फॉरेन डिमांड्स भी इससे इजीली मीट हो जाएगी। इसलिए अब मोस्ट एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इंडिया को जल्द से जल्द इन वैक्सीन्स को लो इनकम कंट्रीज में एक्सपोर्ट करना शुरू कर देना चाहिए। इसके न सिर्फ इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं, बल्कि जियोपॉलिटिकली भी इंडिया अपनी सॉफ्ट पावर को इनहेंस कर पाएगा। ये स्पेशली पैसिफिक और अफ्रीका में हो सकता है, जहां पिछले कुछ सालों में चाइना का प्रेजेंस काफी रैपिडली इंक्रीज हुआ है। कोविड वैक्सीन को लेकर इंडिया द्वारा किए गए इंटरनेशनल कमिटमेंट्स के चलते भी आज इंडिया का फार्मा एक्सपोर्ट काफी इंप्रेसिवली एक्सपैंड हुआ है। इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट्स में फार्मा का शेयर 2019 में 5.1% था और 2020 में ये 7.1% तक इंक्रीज हो गया, मेकिंग इट थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टेड कमोडिटी। दोस्तों, अब हम बात करेंगे इंडियन फार्मा के फ्यूचर ग्रोथ के ड्राइवर्स क्या हैं। दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी प्रॉमिसिंग टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है जिसका इस्तेमाल आज ऑलमोस्ट हर सेक्टर में हो रहा है। इसका स्कोप फार्मा में भी काफी प्रॉमिसिंग है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि AI फार्मा इंडस्ट्री को ऑटोमेटेड एल्गोरिदम्स के थ्रू हेल्प कर सकता है। फ्रॉम रिसर्च एंड डेवलपमेंट टू फास्ट प्रोडक्शन, AI का इस्तेमाल हर जगह पॉसिबल है। AI डिफिकल्ट डिसीजेस को समझने के साथ साथ ड्रग एडहेरेंस को मॉनिटर में भी मेजर रोल प्ले कर सकता है। कॉम्प्लेक्स डेटा के प्रेसाइज एनालिसिस से क्लिनिकल ट्रायल्स को भी इम्प्रूव किया जा सकता है। ड्रग डिस्कवरी और मॉलिक्यूलर एनालिसिस भी कुछ एरियाज में है, जहां AI की हेल्प से इस इंडस्ट्री में मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस हो सकते हैं। इसके अलावा 2021 के इकोनॉमिक सर्वे ने भी ये कहा है कि इंडियन फार्मास्यूटिकल सेक्टर कोविड इंड्यूस्ड अपॉर्चुनिटीज को इस्तेमाल कर आगे और भी ज्यादा ग्रो कर सकता है।
सर्वे ने सजेस्ट किया कि इंडिया को अब अपने मार्केट बेस और प्रोडक्ट कैटेगरीज को भी एक्सपैंड करना चाहिए। न्यूअर प्रोडक्ट क्लासेस में बायोसिमिलर्स, जीन थेरेपी और स्पेशलिटी ड्रग्स जैसे प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। इसके अलावा मार्केट बेस के लिए इंडिया अब अपने एक्सपोर्ट्स को लार्ज और अंडर पेनिट्रेटेड मार्केट्स जैसे जापान, चाइना, अफ्रीका, इंडोनेशिया, रशिया, ब्राजील और लैटिन अमेरिका में डायरेक्ट कर सकता है। इसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे करंट रेगुलेटरी मैकेनिज्म को रीस्ट्रक्चर करने की भी बात करता है। ये वेरियस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च यानी NIPERs में कैपेसिटी बिल्डिंग और अपग्रेडेशन से हो सकता है। फार्मा इंडस्ट्री को हायर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर की भी जरूरत है ताकि वो अपने वैल्यू चेन को जेनरिक से उठाकर नोवेल केमिकल एंटिटीज या NCEs की तरफ एक्सपैंड कर सके। दोस्तों, इन सब प्रॉमिसिंग आइडियाज के बियॉन्ड फिलहाल इंडिया के सामने कुछ मेजर चैलेंजेस भी हैं। सबसे पहला है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स या API के लिए इंडिया का चाइना पर ओवर डिपेंडेंस। APIs को हम बल्क ड्रग्स भी कहते हैं, जो जेनरिक ड्रग्स का फंडामेंटल इंग्रेडिएंट है। फॉर एग्जाम्पल, क्रोसिन का API पैरासीटामोल होता है, इवन करता है। इंडियन ड्रग मेकर्स लगभग 70% API आज चाइना से ही इंपोर्ट करते हैं। ये ओवर डिपेंडेंस काफी ज्यादा डेंजरस है, स्पेशली इन द करंट जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, जहां चाइना काफी ज्यादा एग्रेसिव और असर्टिव हो रहा है। खैर, अर्ली 90s में इंडिया API मैन्युफैक्चरिंग में सेल्फ रिलायंट था, लेकिन चाइना द्वारा प्रोड्यूस चीपर APIs ने इंडियन मार्केट को डोमिनेट कर लिया और आज इंडिया में API मैन्युफैक्चरिंग ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट है। जब चाइना ने इस मार्केट में एंट्री की थी तब वो APIs को 40% कम रेट में प्रोड्यूस कर रहा था। चाइना ने एक लो कॉस्ट API मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को अपने चीप लेबर, एग्रेसिव गवर्नमेंट फंडिंग मॉडल्स और टैक्स इंसेंटिव्स के द्वारा सेटअप किया था। उनका कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन इंडिया के कंपैरिजन में 1/4 है और कॉस्ट ऑफ फाइनेंस भी इंडिया का आधा है। इंडियन कंपनीज आज चाइनीज API से कम्पीट नहीं कर सकती और इसलिए जब तक उन्हें एक्टिव गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं मिलता तब तक वो API मैन्युफैक्चरिंग को नए तरीके से खड़ा नहीं कर सकती। ऐसे में ज़रूरी है कि फिलहाल इंडिया अपने API सोर्सेस को डाइवर्सिफाई करे फ्रॉम US, सिंगापुर, इटली एंड हांगकॉन्ग। इसके अलावा जेनरिक्स और वैक्सीन रॉ मटेरियल्स के लिए भी इंडिया आज USA पर ओवर डिपेंडेंट है। ये बात कोविड सेकेंड वेव के दौर में हमारे सामने आई थी कि जब सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के हेड अदार पूनावाला ने पब्लिकली ये रिक्वेस्ट किया था कि US को वैक्सीन रॉ मटेरियल्स पर लगे रेस्ट्रिक्शंस को खत्म कर देना चाहिए। रिसेंट टाइम्स में इंडियन ड्रग कंपनीज बिग फार्मा द्वारा इंटेंस लॉबिंग और अटैक्स का सामना भी कर रही है ओवर एलिज्ड पेटेंट वायलेशंस के लिए। इंडियन गवर्नमेंट पर भी मैसिव प्रेशर है कि हमारा पेटेंट लॉ US और EU से कंप्लाई करे, लेकिन ये इंडियन ड्रग कंपनीज को तो हर्ट करेगा ही, साथ में ड्रग्स को और भी ज्यादा कॉस्टली बना देगा, जो अफोर्डेबिलिटी के लिए मैसिव चैलेंज हो सकता है। इसलिए ऐसी लॉबिंग के खिलाफ इंटरनेशनल NGOs जैसे डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने भी अपनी आवाज उठाई है। ऐसी सिचुएशंस में ये बेहद जरूरी है कि अगर इंडिया को फार्मा सेक्टर में अपना कम्पिटिटिवनेस मेंटेन करना है और फार्मा ऑफ द वर्ल्ड का टाइटल बचा कर रखना है तो गवर्नमेंट और इंडस्ट्री को इन चैलेंजेस के हल जल्द से जल्द निकालने होंगे। तो दोस्तों, ये थी कहानी इंडिया के फार्मा मिरेकल की। हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारी ये सक्सेस स्टोरी आगे भी ऐसे ही दुनिया भर के लोगों के लिए अफोर्डेबल मेडिसिन प्रोवाइड करेगी और इंडिया के ही नहीं बल्कि वर्ल्ड कम्युनिटी का राइट टू हेल्थ इंश्योर करेगी। दोस्तों, आपके हिसाब से हमारे फार्मा इंडस्ट्री में कौन से मेजर चेंजेस करने की जरूरत है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज हम इस बात ओके तो यार बहुत ज़बरदस्त वीडियो है और इस चीज़ का अभी तो पूरी दुनिया जो है ना इस चीज़ को जस्टिफाई करती है, ठीक है, कि इंडिया की जो हेल्थ इंडस्ट्री है ना, जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो बहुत बड़ी है और ड्यूरिंग कोविड भी इसने बहुत ज़बरदस्त रोल प्ले किया है पूरी दुनिया में वैक्सीन्स को लेकर भी, ठीक है। तो आप इंडिया की जो वैक्सीन प्रोड्यूसिंग जो कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो उसकी वजह से ये फ़ायदा हुआ कि दुनिया के अंदर इंडिया ने बहुत सारी वैक्सीन जो है ना वो बहुत ज़्यादा तादाद में, ना सिर्फ अपनी डोमेस्टिक, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि इंडिया की अपनी पॉपुलेशन जो है ना वो बहुत ज़्यादा थी, ठीक है, जिसको इंडिया को वैक्सीनेट करना था। इंडिया ने ना सिर्फ उनको वैक्सीनेट किया बल्कि बहुत सारी वैक्सीन जो हैं वो एक्सपोर्ट भी की, ठीक है। कोविशील्ड बहुत सारी एक्सपोर्ट भी की बना के, तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ये। जबकि हमने ये भी देखा कि कुछ मुल्क जो हैं जैसे USA है,
ड्यूरिंग सेकंड वेव। ये उस टाइम पे मैंने भी न्यूज़ जो है ना काफ़ी ये रीड की थी कि इंडिया जो यूएसए था, जब यूएसए में सेकंड वेव चली और जो रेट था कोविड का वो बहुत ऊपर चला गया था और डेथ्स वगैरह काफ़ी वहाँ पे हो रही थी, तो यूएसए ने जो मटेरियल्स थे वैक्सीनेशन के, ठीक है, तो उनके ऊपर उसने यूएस ने पाबंदी लगा दी थी, बैन कर दिया था, ठीक है। तो जिसकी वजह से इंडिया में जो जिसे कहते हैं ना वो मटेरियल्स, रॉ मटेरियल्स जो होते हैं वैक्सीनेशन के हवाले से, उनके ऊपर उन्होंने बैन कर दिया था। तो जिसकी वजह से इंडिया को काफ़ी वैक्सीनेशन की प्रोडक्शन में काफ़ी जो है ना प्रॉब्लम हुई थी, ठीक है। तो इसका हल यही है कि जो है ना वो रॉ मटेरियल से लेकर हर चीज़ जो है ना वो डोमेस्टिकली ही प्रोड्यूस की जाए, ठीक है। ऑल्दो इंडिया बहुत आगे है इस फील्ड में, लेकिन अगर ये मसला भी हल हो जाता है रॉ मटेरियल्स वाला भी, कि रॉ मटेरियल्स भी डोमेस्टिकली ही अगर इंडिया में दस्तियाब हो जाए, तो इंडिया इस फील्ड में और भी ज़्यादा जो है ना और भी चीपर मेडिसिन्स बना सकता है, ठीक है, और पूरी दुनिया को प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। और जैसे यार जो गरीब मुल्क हैं उनको तो इन्होंने तो वैक्सीन्स इतनी जल्दी प्रोवाइड भी नहीं थी की, ठीक है। अपनी अपनी जब वेव्स चल रही थी, हमने देखा था कि जो यूके और यूएसए, इन लोगों ने अपनी कोई 60-70% पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर दिया था, एटलीस्ट एक वैक्सीनेशन लगा दी थी, और जो गरीब मुल्क थे उनको वैक्सीन का जिसे कहते हैं ना एक पीस भी नहीं था मिला। तो ये बहुत बुरी चीज़ थी। तो सिर्फ वैक्सीनेशन जो गरीब मुल्कों को मिलना, ये सिर्फ इंडिया जैसे कंट्रीज़ की वजह से ही पॉसिबल हुआ है कि जिन्होंने ह्यूमैनिटी को जो है ना वो पहले रखा और ज़्यादा इस चीज़ के बारे में सोचा, ठीक है। तो वैक्सीनेशन आम गरीब लोगों तक भी पहुंचने में कामयाब हुई। और अगर 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 इंडिया में वैक्सीनेशन ना प्रोड्यूस होती, इंडिया की ये कैपेसिटी ना होती, तो मे भी खुदा ना खास्ता वैक्सीनेशन जो है इतनी सस्ती भी ना मिलती, ठीक है। आज अगर एक डोज गवर्नमेंट को पड़ती है, ठीक है, आई थिंक मैंने रीड किया था कि यार कुछ डॉलर्स में शायद पड़ती है, ठीक है। तो वो इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा इसकी कॉस्ट हो सकती थी, ठीक है। अगर फर्स्ट करें ये यूएसए में बन के आती, टोटली प्रोडक्शन अगर यूएसए में होती या यूके में होती, तो वहाँ पे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो आम लोग और आम गरीब मुल्क जो थे वो तो वैक्सीनेशन को ख़रीद ही नहीं सकते थे। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। आज इंडिया की जो मेडिकल इंडस्ट्री है वो यहाँ पे खड़ी हुई है कि इवन जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ के लोग जो आके इंडिया में आके, ठीक है, आके वो अपना इलाज करवाते हैं। मेडिकल टूरिज़्म जो है ना वो बहुत ज़्यादा है इंडिया की। और मैंने चेन्नई सिटी के ऊपर एक्शन किया था, तो मुझे ये पता चला था कि जो चेन्नई सिटी है वो इंडिया का हेल्थ कैपिटल भी कहलाता है, ठीक है, क्योंकि चेन्नई में जो मेडिकल टूरिज़्म है वो काफ़ी ज़्यादा है। और तकरीबन हमारे जो ये साउथ एशियन कंट्रीज़ है ना, यहाँ पे तकरीबन सब में जो है ना यूरोप को आप देख लें या आप गल्फ़ को देख लें, इनसे यहाँ पे इनसे अगर कंपेयर करें तो हमारी जो हेल्थ सेक्टर है वो काफ़ी बेहतर भी है और इनसे बहुत सस्ता भी है, टू बी ऑनेस्ट। मैं यहाँ के चूँकि यहाँ पे गल्फ़ में रहता हूँ और यहाँ पे आपका इंश्योरेंस कार्ड्स मिलते हैं। खुदा ना खास्ता अगर आपकी इंश्योरेंस एक्सपायर हुई है, ठीक है, आपकी इंश्योरेंस नहीं है, अगर आपको कोई बुखार है या आपको कोई मसला हो गया, आप मेडिसिन लेने जाते हैं, तो वो इतनी महंगी होती है कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते विदाउट इंश्योरेंस, ठीक है। और जो हमारे कंट्रीज़ हैं, हम लोग तो विदाउट इंश्योरेंस जाते हैं अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, इवन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी उतनी महंगी नहीं है जितनी यहाँ पे है, ठीक है। अब मैं पर्सनली, मुझे कभी कोई इशू हो तो मैं तो अपने मुल्क पाकिस्तान में जाता हूँ, यहाँ पे तो बहुत महंगा है, ठीक है। मुझे एक इन्फेक्शन हो गया था तकरीबन 2 साल पहले पाँव पे, ठीक है, एक फिंगर के ऊपर। तो यहाँ से मैंने पता किया तो यहाँ पे तो वो बहुत एक्सपेंसिव बोल रहे थे। तो मैं अपने मुल्क गया था वहाँ पे, और टू बी ऑनेस्ट सिर्फ चंद हज़ार में 3 या 4 हज़ार से 5 हज़ार के अंदर मैंने अपने मुल्क में जाके वहाँ पे उसका ट्रीटमेंट करवाया था। छोटा सा एक ऑपरेट था वो मैंने करवा लिया था, ठीक है। तो हमारे जो डॉक्टर्स हैं, इंडिया की तो बहुत एडवांस इंडस्ट्री है ना जो मेडिकल इंडस्ट्री, ठीक है। इवन अब पाकिस्तान में भी जो इन मुल्कों से आना शुरू कर दिया है लोगों ने, कुछ मेडिकल टूरिज़्म पाकिस्तान में भी अब शुरू हुई है, मतलब अब लोग आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों के लिए ये बहुत बड़ी चीज़ है, टू बी ऑनेस्ट। हमारे मुल्कों में बहुत सारे गरीब लोग भी हैं जो कि अगर ये मेडिकल इंडस्ट्री ऐसी ना होती, सस्ती ना होती, तो बहुत मुश्किल होनी थी उन लोगों के लिए भी, गरीब लोगों के लिए भी। और ना सिर्फ आज
इंडिया अपने लोगों की ज़रूरत पूरी कर रहा है, बल्कि इंटरनेशनली भी जो है ना वो डिमांड को कोप कर रहा है, विच इज़ वेरी अमेजिंग यार, वेरी अमेजिंग। कुछ इस वीडियो में बताया गया कि कुछ हर्डल्स हैं बीच में, ठीक है। तो आई होप कि आने वाले वक्त में वो हर्डल्स भी ख़त्म हो जाएंगी और टोटली जो है ना इंडिया किसी मुल्क के ऊपर एटलीस्ट इस सेक्टर में डिपेंडेंट ना रहे, ताकि ग्लोबली जो है ना बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज, उनकी जिसे कहते हैं ना मोनोपोली ख़त्म हो जाए, ठीक है। मोनोपोली जब इनकी ख़त्म होगी तो फिर ही मेडिकल जो है ना वो पूरी दुनिया के अंदर सस्ती होगी। ये एक बेसिकल यार फंडामेंटल राइट है, हर बंदे का राइट है, ठीक है। कभी ना कभी तो इंसान ज़िंदगी में बीमार होता ही है ना, किसी ने भी वो आबे हयात तो नहीं पिया हुआ हम लोगों ने, ठीक है। और इंसान बीमार होता है, इंसान को ज़रूरत पड़ती है कहीं ना कहीं आपकी लाइफ की, आपके स्टेज में आपको हेल्थ की आए दिन, ठीक है। और जब भी आप बीमार होते हैं आपको डॉक्टर के पास जाना होता है, आपको मेडिसिन लेनी होती है। और अगर वो इतनी महंगी हो कि आपकी पहुंच से ही बाहर हो, आप गरीब इंसान हैं, हर कोई हज़ारों लाखों नहीं कमाता, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो चंद 100 रुपयों में डेली के कमाते हैं। वो लोग अपनी हेल्थ किस तरह जिसे कहते हैं ना अपने हेल्थ के अखराजात किस तरह पूरे कर सकते हैं। तो ये हमारे मुल्कों ये बहुत बड़ी चीज़ है कि हमारी जो गवर्नमेंट्स हैं इस हवाले से बहुत सपोर्ट करती। हमारे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है, आई डोंट नो वो इतने इफ़ेक्टिव हों या ना हों, लेकिन चीप होते हैं, वो पूरी दुनिया के लिहाज से बहुत चीप होते हैं और उनमें रश भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो जहाँ पे ज़ाहिर है अगर एक जगह पे बहुत ज़्यादा रश होगा तो उसकी एफिशिएंसी में थोड़ा सा तो फ़र्क आ जाता है, ठीक है। तो लेकिन इवन जो हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं इंडिया पाकिस्तान में, वो भी उस इनसे तो भैया इन लोगों से तो काफ़ी बेहतर है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे तो इलाज बहुत महंगा है। लेकिन फिर भी अभी भी लोग जो है ना वो काफ़ी इलाज के लिए दूसरे मुल्कों में जाते हैं, मतलब यूरोप वाली साइड पे जाते हैं, ठीक है। तो अपने मुल्क के अंदर ही जो है ना वो आई होप कि पाकिस्तान के अंदर भी जो है ना और इस फील्ड के अंदर मेडिकल टूरिज़्म जो है या मेडिकल इंडस्ट्री जो है इसमें और भी तरक्की हो, ठीक है। क्योंकि हमारे लोग अभी काफ़ी, इवन पाकिस्तान से बहुत सारे लोग हर साल इंडिया आते हैं मेडिकल टूरिज़्म के लिए, ठीक है। तो चाहे यार कितने भी हमारे आपस में इख्तलाफात हों, लेकिन फिर भी इंडिया जो है वो पाकिस्तान में लोगों को मेडिकल वीज़ा इशू करता है और लोग यहाँ पे आके अपना इलाज भी करवाते हैं, विच इज़ एन अमेजिंग थिंग, ठीक है। तो आई होप कि यार ये मेडिकल इंडस्ट्री इंडिया की और ग्रो करे, ताकि दुनिया में जो है ना हर उस आदमी तक जो है ना वो सस्ती और मेयारी जैसे कहते हैं ना मेडिसिन वो पहुँचे। तो उसके साथ यार मुझे इजाज़त दें, और अगर मेरा रिएक्शन पसंद आया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट रिएक्शन के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।